इस प्रॉब्लम में दिया है कि here we have a smooth inclined plane। एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है। इस पर एक ट्रायंगुलर वेज रखा है जिसका मास है m2 और इसका ये वाला सरफेस हॉरिजॉन्टल है। इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक m1 मास का रखा है। जब इसको दोनों को अलाउ कर देते हैं गिरने के लिए, दिखा जाता है कि m1 और m2 साथ साथ गिरते हैं। दैट मीन्स यहाँ कोई स्लिपिंग नहीं होती है। तो इसी फैक्ट को यूज करके कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें ये दोनों साथ साथ ऐसे गिर रहे हैं। m1 और m2 में यहाँ कितना फ्रिक्शन फोर्स आपस में लग रहा है, यानी m2 m1 पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, किस तरफ लगा रहा है, से लेफ्ट या राइट, और m1 m2 को इस समय किस फोर्स से प्रेस कर रहा है। क्या m1 जी से प्रेस कर रहा है, m1 जी से कम से कर रहा है, m1 जी से ज़्यादा से कर रहा है। ये 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। फिर ये कि यहाँ पर कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए स्टैटिक नेचर का, क्योंकि स्लिपिंग नहीं है तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज होगा वो स्टैटिक नेचर का यूज होगा। तो वो एटलीस्ट यहाँ क्या हो कि इससे कि स्लिपिंग बिना हुए दोनों साथ साथ गिरे। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। इस पर 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं कि अगर ये दोनों साथ साथ गिर रहे हैं तो इनका एक सोल्यूशन तो हमें मिल गया। कैसे? क्योंकि हमें एक सिंपल से रेल पता होता है। किसी भी इंक्लाइन प्लेन जो कि स्मूथ हो, फिक्स हो, अगर उसका इंक्लिनेशन थीटा है तो एक वेल डिफाइंड रिजल्ट है। या पहले सबको पता है कि ये ब्लॉक जिस पर छोड़ा जाएगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो ये किस एक्सेलेरेशन से गिरेगा, जी साइन थीटा। ये आसानी से समझा सकता है क्योंकि वेट का कंपोनेंट इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, इधर एक्सेलेरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा। तो ये जो ब्लॉक है m1, ये इसी के साथ गिर रहा है, यानी इसी का पार्ट हो गया। तो इस सरफेस को तो ये अलग अलग फील ही नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स इस सरफेस को लगेगा कि यहाँ एक सिंगल ब्लॉक है m1 m प्लस m2 मास का, इसको इसके स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया गया है। तो ये दोनों ही किस एक्सेलेरेशन से गिरेंगे, दैट विल बी सिंपली जी साइन थीटा। तो ये इनका एक्सेलेरेशन हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का, जहाँ की मास सरफेस को फील होगा। जो इंक्लाइन प्लेन है कि ये m1 प्लस m2 मास है। इस रिजल्ट को समझने के बाद नाउ वी विल कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। अब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, उससे प्रॉब्लम फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की आसानी से समझी जा सकती है। m1 को ऑब्जर्व करें तो m1 पर फोर्सेस क्या क्या है। एक तो इसका अपना वेट से m1 जी, फिर जिसके कांटेक्ट में, कांटेक्ट इसका यहाँ है वो लगाएगा। तो ये सरफेस जो इसके कांटेक्ट में है वो हॉरिजॉन्टल है। कोई भी सरफेस 2 फोर्स लगा सकता है, एक अपने नॉर्मल, इसको n कह दिया जाए, एक सरफेस के पैरेलल, एक इस सरफेस के पैरेलल। पैरेलल में यह है कि राइट में होगा फ्रिक्शन या लेफ्ट में होगा, दैट वी हैव टू डिसाइड। ये फ्रिक्शन राइट में आना चाहिए या लेफ्ट में आना चाहिए। तो ये इस तरह समझा सकता है कि जब ये ऐसे गिर रहा है तो ये ब्लॉक भी ऐसे आ रहा है। इस ब्लॉक के एक्सेलेरेशन को हम देखें तो इसका एक लेफ्ट में कंपोनेंट आएगा, एक डाउनवर्ड। इसी पे फोकस करें तो इट इज फॉलोइंग लाइक दिस। इसमें एक लेफ्ट में एक्सेलेरेशन है, एक डाउनवर्ड है। तो लेफ्ट में अगर एक्सेलेरेशन है तो लेफ्ट में इस पर फोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो लेफ्ट में फोर्स यानी सरफेस के पैरेलल फोर्स, सरफेस के पैरेलल फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो हमें मिल गया, उसकी डायरेक्शन कम से कम मिल गई लेफ्ट में। और नॉर्मल तो ऊपर होगा राइट। और इस फ्रिक्शन की फोर्स भी हम अगले स्टेप पा सकते हैं। हमें पता है कि ये पूरा ब्लॉक, ये m1 मास का नेट एक्सेलेरेशन ऐसे है, ये तो जिसका नेट एक्सेलेरेशन इधर है उसका इधर कितना होगा। तो ये एंगल आएगा, देख सकते हैं कि ये एंगल होगा थीटा। तो इस m1 मास के ब्लॉक का
इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन है, वी कैन से कि जो फ्रिक्शन है इसको हॉरिजॉन्टल कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, ए कॉस थीटा, जहाँ ए इसका नेट है। तो एफ शुड बी इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एफ इज m1 इंटू ए कॉस थीटा, और ए हमने पहले निकाल लिया है जी साइन थीटा। तो इसका सिंपल आंसर आ गया m1 जी साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब रह गया निकालना नॉर्मल रिएक्शन। तो उसको भी उसी ध्यान से देखें कि उसका जो नेट एक्सेलरेशन इधर है उसकी वजह से ब्लॉक नीचे कितना एक्सेलरेशन रख रहा है। इसी ए के हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया कॉस थीटा, वर्टिकल हो जाएगा ई साइन थीटा। तो वी कैन इस m1 मास के पार्टिकल को हम एक पॉइंट जैसा दिखाएं, हमें वर्टिकल एक्सेलरेशन इसका मिल गया ए साइन थीटा, और ए की वैल्यू है जी साइन थीटा, तो वर्टिकल इसका मिल गया हमें जी साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पर वर्टिकल फोर्स दिखा देते हैं। वर्टिकल फोर्स नीचे से एन आ रहा है और ऊपर से इसका अपना वेट दैट इज m1 जी। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। वी विल गेट डाउनवर्ड फोर्स m1 जी माइनस एन इक्वल टू मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है जी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा एन विल बी इक्वल टू m1 जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ गई, नॉर्मल रिएक्शन भी मिल गया और ये फ्रिक्शन फोर्स मिल गया था पहले ही, राइट। अब रह गया इस पर निकालना कि यहाँ कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की सिंपल डेफिनेशन है, जो कहीं भी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक लिमिट से कम होना चाहिए, दैट इज म्यू एस इंटू एन। ये इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है। तो जो लगता है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट के बराबर हो या कम हो। लग कितना रहा वो हमें पता लग गया, जो लग रहा है वो है m1 जी साइन थीटा, m1 जी साइन थीटा कॉस थीटा। दिस शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन हमें यहाँ मिल चुका है ये, तो इसको यहाँ प्लेस करें तो ये है m1 जी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको रीअरेंज करके वी कैन से म्यू एस होगा ग्रेटर आर इक्वल टू टेन थीटा। बिल्कुल सिंपल रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो स्मूथ है। यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट एटलीस्ट कितना होना चाहिए कि दोनों साथ साथ चलें यानी स्लिपिंग ना हो। उसके लिए कंडीशन आई म्यू एस शुड बी एटलीस्ट टेन थीटा, राइट। और कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है गिरते हुए m1 जी साइन स्क्वायर थीटा। कितना फ्रिक्शन लग रहा है, इधर लग रहा है लेफ्ट में m1 जी साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल बट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम।